नमस्कार दोस्तों, मिडनाइट हॉरर शो में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक फेरों की लाल साड़ी। जो घर एक दिन पहले मेहमानों और यार दोस्तों से भरा पड़ा था, वही घर आज सूना सूना सा लग रहा था, क्योंकि सारे मेहमान और यार दोस्त नरेश की शादी करवा कर अपने अपने घरों को प्रस्थान कर चुके थे। घूंघट में आधा चेहरा खोले नई नगरी दुल्हन सुलोचना ने अपने चारों ओर देखा। उसकी जेठानी चंद्रकला, ननद पूजा और सास माया देवी सुलोचना को चारों ओर से जैसे घेरे हुए सी बैठी थी, जिन्हें इंतजार था सुलोचना के बक्से में रखे सामान को देखने का। उन्हें जिज्ञासा थी कि नई नवेली दुल्हन अपने साथ अपने बक्से में क्या क्या सामान लाई है और सुलोचना की माँ ने उसकी सास, जेठानी और ननद के लिए क्या क्या दिया है। सुलोचना ने अपने बक्से को खोला और उसमें रखे पैकेट को निकाल कर अपनी सासू माँ को पकड़ाते हुए बोली, माँ जी, आपके लिए साड़ी मम्मी ने भेजी है, और ये सूट पूजा दीदी आपके लिए, और हाँ, ये साड़ी जेठानी दीदी आपके लिए। जेठानी चंद्रकला ने आपकी साड़ी लेते हुए एक ठंडी सांस छोड़ी और कहा, हाँ, साड़ी तो ठीक ही है। यानी दीदी, क्यों, क्या हुआ, साड़ी पसंद नहीं आई? चंद्रकला बोली, नहीं, पसंद आई, लेकिन मुझे तो तुम्हारी ये लाल वाली साड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। ऐसा करो, ये साड़ी जो तुम्हारी मम्मी ने मेरे लिए भेजी है, ये तुम रख लो और वो अपनी लाल साड़ी मुझे दे दो। चंद्रकला की बात सुनकर सुलोचना बोली, दीदी, ये लाल साड़ी आपको दे तो देती, लेकिन इस लाल साड़ी में मेरे फेरे हुए थे, इसलिए मैं ये लाल साड़ी आपको नहीं दे सकती। सुलोचना की बात सुनकर सुलोचना की सासू माँ बोली, हाँ, ठीक ही तो कह रही है सुलोचना। बहू, ये क्या बात है, तुम उसकी साड़ी क्यों लेना चाहती हो? जिस साड़ी में लड़की के फेरे होते हैं वह उसे हमेशा अपने पास रखनी होती है। तूने भी तो अभी तक अपने पास रखी हुई है अपने फेरों वाली गुलाबी साड़ी, तो तू छोटी बहू से उसकी फेरों वाली साड़ी क्यों मांग रही है? चल पकड़ अपनी साड़ी, जिस छोटी बहू की मम्मी ने भेजा है, ले उठा और अब उठ भी जा। चाय वाय बना ले, सुबह 5 बजे से उठी हुई, अभी तक चाय भी ना पी, सिर में पीड़ा होने लगी है। चंद्रकला बनाती हुई उठी और सुलोचना द्वारा दी गई साड़ी अपनी ननद पूजा की गोद में फेंक कर रसोई घर में चली गई, शायद चाय बनाने। चंद्रकला की इस हरकत को देखते हुए सुलोचना ने अपनी सासू माँ को देखते हुए कहा, ये क्या माँ जी, आप ही बताइए, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया दीदी को? आप ही ने मम्मी जी से कहलवाया था कि जिस साड़ी को पहनकर सुलोचना फेरे लेगी, उस साड़ी को उसे साल भर संभाल कर रखना होगा, क्योंकि साल भर होने वाले सारे 30 त्योहार उसी साड़ी को पहनकर संपन्न करने होंगे। अब आप ही बताइए, ये फेरों वाली लाल साड़ी मैं जेठानी जी को कैसे दे दूं? सासू माँ माया देवी ने सुलोचना की बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ, मैंने ठीक ही कहा था तुम्हारी मम्मी से, तुझे ये फेरों वाली लाल साड़ी बहुत संभाल कर रखनी है, और अब जो भी 30 त्योहार साल भर होगा, इसी साड़ी को पहनकर करना होगा। ये हमारे खानदान की रीत ही है। चंद्रकला की ये कोई जिद हुई, न जाने कौन जन्म का पाप मैं अपने घर ले आई बहू बनाकर। 4 साल हो गए, ना एक भी औलाद दे सकी, ना ही घर के कुछ कामकाज ठीक से करने आते हैं। इतना भी न बना कि सुबह जल्दी उठ जाती और सभी मेहमानों को उनके जाने के पहले एक एक कप चाय ही बनाकर पिलवा देती। सारे मेहमान यूं ही चले गए बिना चाय पिए। माया देवी की बात सुनकर सुलोचना बोली, क्या सारे लोग बिना चाय पिए चले गए? हे भगवान, ये तो बड़ा अपशगुन हो गया। सारे मेहमान क्या कहेंगे? जहाँ भी जाएंगे यही कहेंगे, ब्याह वाले घर से बिना चाय पिए ही वे विदा हो लिए। अब तो जग हंसाई के सिवा और क्या होगा? माँ जी, आपने मुझसे ही कह दिया होता, मैं ही बना देती चाय नाश्ता। माया देवी बोली, अरे तुझसे कैसे कह देती? अभी रसोई छुई तक है नहीं और चाय बनाने को कह देती? उससे राम राम, ऐसा अपशगुन तो मैं कर ही नहीं सकती थी। माँ जी, ये भी कोई अपशगुन की बात हुई? माँ जी, ये भी तो अपशगुन ही हो गया ना कि सारे मेहमान भूखे प्यासे ही घर से निकल गए। हुई है वही जो राम रची राखा। माँ जी, हमारे हाथ में कुछ नहीं, जो राम जी चाहेंगे वैसा ही होगा। हाँ, अब आप ही बताएंगे मुझे क्या करना है, मुझसे यूँ खाली नहीं बैठा जाएगा। इसी समय चंद्रकला ने 3 कप चाय एक ट्रे में लाकर माया देवी के सामने पटक दी और एक झटके में वहाँ से चली गई। खैर, माया देवी, पूजा और सुलोचना ने चाय की प्याली उठाई और जैसे ही अपने अपने होठों से लगाई तब उन्हें पता चला कि चाय में चीनी की जगह नमक पड़ा है। अरे वो करमजली कहाँ मर गई जाके, ले जा अपनी ये नमक वाली चाय, हमें नहीं पीनी। कोई ज़रूरत नहीं तुझे चाय बनाने की, मैं खुद बना लूँगी।
जा पूजा तू बना ला हम तीनों के लिए चाय। तो जनाब समय यूं ही पंख लगाकर उड़ता चला गया। अभी पूरा साल भी ना बीता था कि सुलोचना ने एक सुंदर सा बेटा भी अपनी सासू माँ की गोद में डाल दिया था। वहीं उसकी जेठानी चंद्रकला 5 साल बाद भी एक भी औलाद का सुख अपनी सासू माँ को न दे सकी। एक दिन चंद्रकला सुलोचना से बोली, सुलोचना तू अपना बेटा मुझे दे दे, तू तो जानती ही है कि मुझे औलाद नहीं होगी, तू तो और पैदा कर सकती है। चंद्रकला की बात सुनकर सुलोचना बोली, अरे दीदी मेरा बेटा भी तो आप ही का बेटा है, इसमें लेने देने की बात कहाँ से आ गई, हम दोनों ही तो इस घर की बहुएं हैं। सुलोचना तुम अपना बेटा मुझे दे दो, मुझे तुम्हारा बेटा चाहिए बस। सुलोचना बोली, नहीं मैं अपने जिगर के टुकड़े को आपको नहीं दे सकती। सुलोचना की बात सुनकर चंद्रकला बोली, अगर नहीं दे सकती तो मैं उसे जिंदा भी नहीं रहने दूंगी। चंद्रकला की बात सुनकर सुलोचना बोली, दीदी क्या आप मुझे धमकी दे रही हो? अगर ऐसी बात है तो मैं अभी सासू माँ को बोलती हूँ। माँ जी जरा इधर आइए। सुलोचना की बात सुनकर माया देवी सुलोचना के कमरे में आ गई। क्या हुआ छोटी बहू, क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो? माँ जी जेठानी दीदी मुझे धमकी दे रही हैं कि अगर मैंने अपना बेटा उन्हें नहीं दिया तो वे उसे मार डालेंगी। सुलोचना की बात सुनते ही माया देवी आग बबूला हो गई और बोली, क्या इसकी ये हिम्मत, ये मेरे पोते को मारेगी? अरे करम जली, मारेगी तब जब तू इस लायक बचेगी। मैं अभी तेरे घर वालों को बुलाती हूँ, चल निकल इस घर से, मैं किसी कातिल को अपने घर में पनाह नहीं दे सकती। माया देवी ने तुरंत ही चंद्रकला के पिता को फोन लगाया और उन्हें तुरंत ही घर आने का और चंद्रकला को अपने साथ ले जाने को बोला। शाम हो चली थी, चंद्रकला को उनके पिता अपने साथ ले जाने को तैयार थे। महेश यानी चंद्रकला का पति भी माँ के आदेश के आगे खामोश, क्योंकि चंद्रकला ने बात ही कुछ ऐसी कह दी थी जिससे घर के सारे लोगों में भय व्याप्त हो गया था। चंद्रकला अपने पिता के साथ अपना सामान लेकर घर से निकल गई। न किसी को नमस्ते की, न ही किसी के चरण स्पर्श ही किए। वह गुस्से में सुलोचना को कोस रही थी, देख लेना मैं तुझे ऐसे जीने नहीं दूंगी, मर जाऊंगी पर तेरा खून पीती रहूंगी, तूने मुझे घर से निकलवाया है। सुलोचना ने चंद्रकला की बड़बड़ाहट सुन तो ली थी, लेकिन वह खामोश रही, क्योंकि चंद्रकला को घर से निकालवाने में उसका कोई दोष नहीं था। आखिर अपने नवजात शिशु से प्यार किस माँ को नहीं होता? कोई भी माँ, कोई भी दादी अपने बेटे, अपने पोते पर किसी भी भूत बाधक की छाया तक नहीं पड़ने देना चाहती है। चंद्रकला और उसके पिता को घर से निकले हुए मात्र 2 घंटे ही हुए थे कि चंद्रकला के पिता का महेश के पास फोन आया कि रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और वे इस समय सरकारी अस्पताल में हैं। फोन सुनते ही महेश और माया देवी अस्पताल के लिए निकल पड़े। अस्पताल पहुंचकर उन्हें पता चला कि चंद्रकला की उस घटना में ही मौत हो गई है, जिसका पोस्टमार्टम हो रहा है। जैसे ही माया देवी ने अपने घर में ये खबर दी, पूरे घर में मातम छा गया। पूरे दिन महेश ने अपनी पत्नी चंद्रकला का दाह संस्कार किया। दूसरे दिन महेश ने अपनी पत्नी चंद्रकला का दाह संस्कार किया और सारे मेहमान और रिश्तेदार अपने अपने घरों को चले गए। रात के 12 बज रहे थे। अचानक से नरेश और सुलोचना अपने बेड पर सोए पड़े थे। नन्हा आंसू उन दोनों के बीच सोया हुआ था। तभी अचानक से सुलोचना चीखते हुए उठ बैठी, मुझे लाल साड़ी चाहिए, मुझे लाल साड़ी दो, मुझे ये बच्चा दे दो वरना मैं इसे मार डालूंगी। चीखते हुए सुलोचना ने आंसू को उठाकर बेड पर ही पटक दिया। सुलोचना की चीख सुनकर नरेश की नींद टूट गई और सुलोचना की ऐसी हरकत देखते हुए समझ गया कि हो ना हो चंद्रकला की आत्मा सुलोचना के भीतर घुस चुकी है और वह आशु को जिंदा नहीं छोड़ेगी। नरेश ने जल्दी से आशु को उठाया और कमरे के बाहर भागते हुए माँ को पुकारा, माँ माँ जल्दी आओ। नरेश की चीख सुनते ही माया देवी भाग कर नरेश के पास आई और पूछा, कौन है, क्या बोल रहा है? माँ, चंद्रा भाभी का भूत सुलोचना के भीतर। माँ, आशु को बचा लो, वो इसे मार डालेगी। कोई नहीं, तो इसे लेकर बाहर जा, मैं देखती हूँ कौन है भूत जो सुलोचना को परेशान कर रहा है। माया देवी सुलोचना के कमरे में गई। सुलोचना ने जैसे ही माया देवी को देखा चीख कर बोली, मुझे फेरों वाली साड़ी दे दो वरना मैं इस बच्चे को मार डालूंगी। मुझे वह लाल साड़ी दे दो वरना मैं इस बच्चे को मार डालूंगी। सुलोचना का चेहरा एकदम काला हो चुका था, आंखें जैसे गड्ढे में धंसी हुई थी, उसके बाल बिखरे हुए थे, वो किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी। वह फिर से चीखी, मुझे लाल साड़ी दो वरना मैं इस बच्चे को मार डालूंगी। माया देवी ने कहा, कौन है रे, कहाँ से आया, निकल यहाँ से वरना मैं अभी बाबा जी को बुलाती हूँ। सुलोचना जोर से हंसी, हा हा हा, बुला ले अपने बाबा को, कोई कुछ नहीं कर सकता,
जब तक तू मुझे वो फेरों वाली लाल साड़ी नहीं देगी मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, पहले ये बता तू है कौन? मैं कौन हूँ? नहीं पहचाना तूने? बढ़िया, मैं तुम्हारी बड़ी बहू हूँ, चंद्रकला। मैंने कहा था ना, मैं मर भी जाऊंगी तब भी वो फेरों वाली लाल साड़ी और ये बच्चा लेकर आऊंगी। जब तक मुझे ये बच्चा और लाल साड़ी नहीं मिल जाती मैं कहीं नहीं जाऊंगी। माया देवी बोली, अच्छा ठीक है, अभी देती हूँ तुझे लाल साड़ी, लेकिन वादा कर जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ तो कोई हरकत नहीं करेगी, मेरी बहू सुलोचना को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। बोल, वादा कर जल्दी। ठीक है, जाओ और जल्दी से वो फेरों वाली लाल साड़ी और बच्चे को लेकर आओ। माया देवी उसके वादा लेकर बाहर गई और नरेश के पास जाकर बाबा जी को फ़ोन लगाने लगी। बाबा जी के फ़ोन में घंटी बजते ही बाबा जी ने फ़ोन उठा लिया और सब हाल पूछा। माया देवी ने सारा हाल फटाफट बाबा जी को बतला दिया। बाबा जी ने कहा, मैं अभी आता हूँ, तब तक आप दूर से ही सुलोचना पर निगाह रखना। करीब आधा घंटे बाद ही बाबा जी कुछ सामान लेकर सुलोचना के सामने बैठे थे। बाबा जी ने न जाने कौन सा मंत्र पड़ा सुलोचना के ऊपर, दूर से ही फूंक मारी। फूंक लगते ही सुलोचना तिलमिला उठी और चूंकि कौन है तो निकल जा यहाँ से। बाबा जी बोले, निकल तो तू यहाँ से, वरना तेरा काम अभी किए देता हूँ। बाबा जी ने पृथ्वीराज सरकार और बालाजी महाराज का आह्वान किया और एक सिंदूर की डिब्बी में से कुछ सिंदूर निकालकर सुलोचना के सिर पर लगा दिया। हाँ, अब बोल, क्या चाहिए तुझे? मुझे फेरों वाली लाल साड़ी चाहिए और वो बच्चा भी। नहीं दोगे तो मैं उस बच्चे को मार डालूंगी। बाबा जी ने माया देवी से कहा, ये कौन सी साड़ी की बात कर रही है? क्या है कोई लाल साड़ी आपके पास जिसे ये लेना चाहती है? माया देवी ने कहा, हाँ, सुलोचना के फेरों की लाल साड़ी है जिसे ये मांग रही है। बाबा जी ने कहा, लाइए वो साड़ी मुझे दे दीजिए, सुलोचना से ज़्यादा कीमती वो साड़ी थोड़े ना है, जल्दी से ले आइए, कहाँ है वो साड़ी? तुरंत ही माया देवी ने सुलोचना के बक्से से वो लाल साड़ी निकाल कर बाबा जी के हाथ में दे दी। बाबा जी साड़ी हाथ में लेकर बोले, देख, यही है वो साड़ी जो तुझे चाहिए। सुलोचना मुस्कुराई और फिर जोर जोर से हंसने लगी। हाँ हाँ हाँ, यही चाहिए मुझे, और ये वो बच्चा भी। बाबा जी बोले, ये साड़ी तो तुझे दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है, पहले तुझे मेरा एक काम करना होगा। हाँ बोल, क्या करना है? तुझे मेरे साथ चलना है, जहाँ भी मैं ले चलूँ। चलेगी ना? हाँ, चल दूंगी। सोच ले, अगर रास्ते में तू भागी तो ये लाल साड़ी और बच्चा तुझे नहीं मिलेगा। हाँ हाँ ठीक है, नहीं भागूंगी मैं। तो ठीक है, अपना हाथ दे। सुलोचना ने अपना हाथ बाबा जी की ओर बढ़ा दिया। बाबा जी ने तुरंत ही एक लाल धागा सुलोचना के हाथ की कलाई में बांध दिया और कहा, अभी चलते हैं तुझे लेकर। बाबा जी कमरे के बाहर आए और नरेश से कहा कि जल्दी से गाड़ी निकालो, सुलोचना को लेकर बालाजी सरकार के पास हाजिर करना है। नरेश ने तुरंत ही अपनी कार निकाल ली और माया देवी तैयार होकर गाड़ी में बैठ गई। शाम होने को थी। माया देवी, बाबा जी और सुलोचना का बेटा आशु, जो माया देवी की गोद में था, बालाजी सरकार के दरबार में पहुंच गए। जैसे ही बाबा जी सुलोचना का हाथ पकड़कर बालाजी के दरबार में ले जाने लगे, सुलोचना ने झटके में अपना हाथ बाबा जी के हाथ से छुड़ा। लेकिन ये क्या, जैसे ही बाबा जी के हाथ से सुलोचना का हाथ छूटा, बालाजी के दूतों ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। सुलोचना सीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन वो बालाजी के दूतों से अपने आप को छुड़ा ना सकी। पूरे 2 दिनों तक चंद्रकला का भूत सुलोचना के सिर पर चढ़कर नाच करता रहा। आखिर तीसरे दिन उसे हार माननी पड़ी और बालाजी के सामने अपने आप को समर्पित करना पड़ा। अब सुलोचना को जैसे होश आ गया था, उसने अपने आसपास देखा। मैं ये कहाँ आ गई? कौन लाया मुझे यहाँ? तभी उसके पीछे मुड़कर देखा, बाबा जी आप? अरे आप यहाँ कैसे? मेरा आशु कहाँ है? नरेश ने सुलोचना के पास आकर कहा, आशु यहीं है, माँ जी के पास सब ठीक हो जाएगा। बोलो बालाजी महाराज की जय। सुलोचना, आज हम सब बालाजी के पास से बच गए, वरना चंद्रकला भाभी हम सबको मार डालती। वो प्रेत बन चुकी हैं जिसे अब बालाजी महाराज ने अपने कब्जे में ले लिया है। अब तुम और हम सब सुरक्षित हैं। चलो अब बालाजी से इजाज़त लेकर घर चलते हैं। 3 दिन हो गए, घर में पूजा और महेश भैया अकेले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये घटना हमें भेजी है लखनऊ के हमारे दर्शक ने, जो उनके साथ कुछ वर्ष पहले गुजरी थी। यदि आप भी कभी किसी भूत प्रेत बाधा से ग्रसित हुए हैं या आपका कोई साथी, तो वह घटना हमें लिख भेजिए या कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर लिख भेजिए। हमारी टीम आपसे स्वतः ही संपर्क करके आपसे पूरी जानकारी हासिल कर लेगी
और हाँ, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके शेयर कर दें, जिससे हम आपकी बात आप तक पहुंचाने में समर्थ हो सकें। इसी के साथ अपने दोस्त अरुण प्रकाश शास्त्री को इजाज़त दीजिए। अगले मंगलवार पुनः मिलेंगे एक नई घटना या दुर्घटना के साथ। नमस्कार।